Hello, friends. Welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your next exam, that is company law. So company law का जो पार्ट बी है वो मैंने ऑलमोस्ट सारा ही अपलोड कर दिया था रिलेटेड टू बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, डायरेक्टर्स, केएमपी, ये चारों टॉपिक्स अपलोडेड हैं. अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ गिव इट अ वॉच. और उसका जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम पे अवेलेबल है. सारी ही वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. अगर आपको क्विक रिविजन करनी है आप वहाँ से कर सकते हो. उसके बाद एक टॉपिक आता है शेयर्स एंड शेयर कैपिटल जो पार्ट ए में है. सो लेट मी टेल यू, लास्ट ईयर लाइक फॉर जून 2023 मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो की थी उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए. तो वो टॉपिक की जो वीडियो है वो भी मैं रेफर कर दूंगी बिकॉज इट्स क्वाइट लेंदी टॉपिक. उसकी कितनी ही हम क्विक रिविजन कर सकते हैं, तो वो टॉपिक आप वहाँ से देख सकते हो. उसके बाद कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है जैसे चार्जेस, डिविडेंड, सीएसआर, अकाउंट्स एंड ऑडिट. ये 4 टॉपिक हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. मैं कोशिश करूंगी जितनी जल्दी हो सके इन टॉपिक्स को फिनिश करूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे बी एंड सी में ही रह जाते हैं. और हाँ, पार्ट सी का भी मैंने लास्ट अटेम्प्ट में वीडियो बनाई थी क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस होते नहीं है. मेगा फर्म हो गया, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हो गया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया, वो वीडियो भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी. तो आप कोई भी टॉपिक ऐसा सोच रहे हो कि ये टॉपिक मैं छोड़ के चला जाता हूँ तो आप वहाँ से देख सकते हो. कम टाइम में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी. सो होप इट हेल्प्स. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. सारे पीडीएफ मिल जाते हैं, राइट. सो आज हम पढ़ेंगे चार्जेस, डिविडेंड, सीएसआर एंड अकाउंट्स एंड ऑडिट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्जेस. तो चार्ज होता क्या है? देखो, चार्ज होता है एक तरीके से मिनिमम 2 पार्टीज होती हैं ट्रांजैक्शन में. एक होता है जो चार्ज को क्रिएट करता है, दूसरा होता है चार्ज होल्डर. इसका सब्जेक्ट मैटर हो सकता है करंट या फ्यूचर असेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बोरोअर. तो किसी चीज के लिए, किसी चीज के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाता है. बेसिकली इट्स एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और असेट्स ऑफ इट्स कंपनी एंड एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग. कोई एक तरीके से एक सिक्योरिटी क्रिएट कर लेना कि कल को अगर बाई चांस ये अपना बोरोइंग वापस नहीं कर पाते या हमारे पैसे वापस नहीं दे पाते तो हम इस चीज को बेच के जो है अपने पैसे ले लेंगे. इट्स लाइक दैट. सो व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन मॉर्टगेज एंड चार्ज? मॉर्टगेज क्या होता है? मॉर्टगेज इज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज. ठीक है. चार्ज मे बी क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. कई बार बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी चार्ज क्रिएट हो जाते हैं. मॉर्टगेज रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. चार्ज क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, वहां पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर एक्ट ऑफ पार्टी से चार्ज क्रिएट होता है तो फिर रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है. अब मॉर्टगेज इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी. किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को में अगर इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है. बट चार्ज ओनली गिव्स अ राइट टू रिसीव अ पेमेंट. इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं जाता. इट्स जस्ट अ राइट टू रिसीव अ पेमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. देयर इज नो सच ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. ऐसा कुछ नहीं होता. चार्ज डज नॉट ऑपरेट एज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. ऐसा कुछ नहीं होता. वो सिर्फ ये है कि बाद में अगर हमें अपना वैल्यू ऑफ मनी चाहिए या पैसे वापस चाहिए तो उस टाइम पे हम उसे बेच देते हैं. मॉर्टगेज फिक्स टर्म के लिए होता है. चार्ज इज लाइक इट कुड बी इन परपेचुटी एज वेल, चलता ही जाएगा. मॉर्टगेज इज गुड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट ट्रांसफरीज. अ चार्ज इज गुड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट ट्रांसफरीज विद नोटिस. ठीक है, नोटिस देना पड़ता है. A simple mortgage carries personal liability unless excluded by express contract. But in case of charge, no personal liability is created. But where a charge is the result of a contract, then there may be a personal remedy. But in general, हम उसको personal liability के साथ connect नहीं करते. The next topic is kinds of charges. तो कितने kind of charges होते हैं ये हम discuss करेंगे. सबसे पहले on the basis of nature. Nature के basis पे 2 तरीके के charge होते हैं, fixed या specific and floating. फिक्स्ड एज द नेम सजेस्ट, हमें पता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, डेफिनेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, एसरटेन्ड है. इसी के ऊपर, किसी लैंड के ऊपर है, किसी बिल्डिंग के ऊपर है, किसी प्लांट एंड मशीनरी की स्पेसिफिक चीज, इसके ऊपर चार्ज क्रिएट. इट्स लाइक दैट. इट्स फिक्स्ड और स्पेसिफिक. बट टॉकिंग अबाउट फ्लोटिंग, फ्लोटिंग ऐसा होता है कि वो फिक्स्ड नहीं होता. इट्स नॉट अटैच टू एनी डेफिनेट प्रॉपर्टी. ऐसा कुछ नहीं होता. इट्स लाइक अ फ्लक्चुएटिंग टाइप, जैसे स्टॉक इन ट्रेड में बना दिया. फ्लोटिंग का फायदा ये होता है कि जो कंपनी है वो उसको यूज करती रहती है जब तक वो क्रिस्टलाइज नहीं होता. तो जब तक फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज नहीं होता, जैसे ही वो क्रिस्टलाइज हो जाता है वो फिक्स्ड बन जाता है. बट जब तक वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा कंपनी उसको यूज करती रहती है, राइट. इट इज लाइक दैट. और दूसरा है कंडीशंस ऑफ द चार्ज. कंडीशंस की बात करें, एक होता है पारी पासो. पारी पासो होता है दैट द चार्ज इज शेयर्ड बाय मोर देन वन लेंडर इन द रेशियो ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट. ठीक है. द प्रायर कॉन्सेंट इज रिक्वायर्ड. बिल्कुल जितना जितना उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उतने उतने हिसाब से उनके बीच में शेयर जो चार्ज है वो शेयर हो चुका है. एक्सक्लूसिव चार्ज होता है एक ही का है.
एक पर्टिकुलर लेंडर का, और कोई उसके ऊपर चार्ज नहीं क्रिएट कर सकता। फर्दर चार्ज होता है कि ऑलरेडी एक चार्ज क्रिएटेड है, उसके ऊपर और चार्ज क्रिएट करना। लेकिन उस केस में क्या होता है, जो फर्स्ट चार्ज होल्डर होता है ना, उससे उससे कंसेंट लेनी पड़ती है, और जब लिक्विडेशन होती है तो सबसे पहले फर्स्ट चार्ज होल्डर के सारी ड्यूटीज को रिकवर किया जाता है, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो सेकेंड चार्ज होल्डर को दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पारी पासो एंड फर्दर चार्ज में फर्क क्या है। देखो पारी पासो में क्या, पहले ही हमें पता है कि दोनों का जितना जितना अमाउंट है उतना उतना दोनों का राइट है, तो दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है और अपने अमाउंट के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन अगर हम फर्दर चार्ज की बात करें तो प्रेफरेंस किसे मिलती है, फर्स्ट चार्ज होल्डर को। भले ही फर्स्ट चार्ज होल्डर सारा कुछ ले जाए और सेकंड के लिए कुछ बचे ही ना, ठीक है। तो इट इज लाइक दैट, पारी पासो इक्वली जितने आउटस्टैंडिंग है उतना दोनों को मिलेगा। फर्दर जो है पहले को प्रेफरेंस दी जाएगी और दूसरे से फिर बाद में पूछा जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन होती है जब फ्लोटिंग चार्ज को रोक दिया जाता है, जब वो डोरमेंट हो जाता है, ठीक है। जब तक वो क्रिस्टलाइज नहीं होता कंपनी उसको यूज करती रहती है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन कब होती है, व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, व्हेन द कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस, व्हेन द क्रेडिटर्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स टेक स्टेप्स टू एनफोर्स देयर सिक्योरिटी, ठीक है। वो सिक्योरिटी बाय अपॉइंटिंग रिसीवर टू टेक पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट स्पेसिफाइड इन द डीड, ठीक है, या डीड में जो लिखा गया वो हुआ है। इफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से होता क्या है, वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली होता है फ्लोटिंग चार्ज जो है वो फिक्स चार्ज बन जाता है। इट हैज प्रायोरिटी ओवर एनी सब्सिक्वेंट इक्विटेबल चार्ज एंड अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर इनको प्रायोरिटाइज किया जाता है। बट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हु हैव प्रायोरिटी फॉर पेमेंट ओवर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स गेट प्रायोरिटी ओवर द क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। तो बेसिकली इफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है कि वो रुक जाता है, बाद में कंपनी उसको यूज नहीं कर सकती, वो एक तरीके से फिक्स्ड बन जाता है। पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि वो पोस्टपोन हो जाए। क्रिएशन लीव्स द कंपनी फ्री टू क्रिएट अ लीगल एंड इक्विटेबल मॉर्टगेज ऑन द सेम प्रॉपर्टी, क्योंकि वो फ्लोटिंग चार्ज है। तो इस केस में क्या होता है, इट इज पोस्टपोन्ड इन द फेवर ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इफ दे एक्ट बिफोर द क्रिस्टलाइजेशन। अब क्या होता है ना, फ्लोटिंग चार्ज जो है जितना कंपनी के लिए फायदेमंद है, जो पर्सन उसे करा रहा है उसके लिए इट कुड बी नॉट दैट बेनिफिशियल। तो क्या होता है कि वो किसी पर्सन के फेवर में है तो क्रिस्टलाइज हो रहा है। क्रिस्टलाइज के टाइम पे ये होता है कि क्रिस्टलाइजेशन से पहले सबसे पहले कब किसी और के फेवर में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ लैंडलॉर्ड हु डिस्ट्रेन्स फॉर रेंट, अ क्रेडिटर हु ऑब्टेन्स अ गार्निशी ऑर्डर एब्सोल्यूट, अ जजमेंट क्रेडिटर हु अटैचेस द गुड्स ऑफ द कंपनी एंड गेट्स देम sold, employees of the company as well as other preferential creditors in the event of winding up, supplier of the goods to the company under a hire purchase agreement on terms that goods are to remain the property of the seller। इसमें पता क्या है, क्योंकि फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है कि वो कंपनी अभी भी उसके ऊपर लीगल एंड इक्विटेबल मॉर्टगेज क्रिएट कर सकती है। तो इन केसेस में कभी कभी जो फ्लोटिंग चार्ज है वो किसी और के फेवर में भी जा सकता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, अब चार्जेस को रजिस्टर करवाना पड़ता है, बिल्कुल। चार्जेस क्रिएटेड विद इन और आउटसाइड इंडिया रजिस्टर कराने हैं। created on its property or assets or any of its undertakings, created whether tangible, intangible and otherwise situated in or outside India। तो CHG1 जो है वो नॉर्मली सबके लिए other than debentures, डिबेंचर के लिए CHG9 within 30 days, क्रिएशन भी और मॉडिफिकेशन भी, ठीक है। फर्दर अगर कंपनी 30 डेज में नहीं करा पाती तो विद एडिशनल फीस लगती है। इसमें ना फर्दर दो बातें हैं। इन केस ऑफ चार्जेस दैट आर क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट, एक्चुअली 2019 के अमेंडमेंट से पहले जो चार्ज क्रिएट हुए हैं वो विद इन 300 डेज ऑफ सच क्रिएशन एंड इफ नॉट सो रजिस्टर्ड विद इन 300 डेज विद इन 6 months ऑफ दीज कमेंसमेंट जो है आफ्टर पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस उन्हें अपने चार्जेस रजिस्टर कराने हैं। लेकिन अगर 2019 के बाद है तो यही 300 डेज अब जो कम हो के हैं 60 डेज हो गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली याद रखना, अगर उससे पहले है तो 300 डेज में भी नहीं कराते हो तो और 6 months मिल जाते हैं, यहाँ 60 डेज में कराना है, 60 डेज में भी नहीं कराते हो तो फर्दर 60 डेज ही सिर्फ मिलते हैं, राइट। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस कराने ज़रूरी है, अच्छा ये तो हमने अभी पढ़ लिया 300 वाला एंड 60 वाला, फर्दर ये सेम चीज़ को रिपीट किया। तो ये है पीरियड ऑफ डिले का जो एक्सपेंस आया कि अप टू 30 डेज देन अप टू 60 डेज 3 times द नॉर्मल फीस, स्मॉल कंपनीज एंड ओपीसी के लिए, उसके बाद के लिए 6 times द नॉर्मल फीस, मोर देन 30 डेज एंड अप टू 90 डेज यानी कि 120 डेज की अगर हम बात करें तो 3 times द नॉर्मल फीस प्लस 0.025%
of the amount secured by the charge subject to maximum of 1 lakh rupees या 6 times plus 0.05% to the maximum of 5 lakh rupees. तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है. सॉरी, चार्ज के जो फॉर्म्स है इंस्पेक्शन ऑफ चार्जेस, बिल्कुल इट्स ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर और क्रेडिटर विदाउट एनी फीस. बिल्कुल मेंबर जो है वो भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, क्रेडिटर भी कर सकते हैं बिना किसी फीस के. बाय एनी अदर पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ फी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो आर्टिकल्स इम्पोज करती है. ये आपने लर्न कर लेने हैं, ये जितने भी ई फॉर्म्स है वो वाले. ठीक है, उसके बाद आता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रोवेंशन. बिल्कुल अगर कॉन्ट्रोवेंशन होती है सेक्शन 86 सब सेक्शन 1 में, तो कंपनी की लाइबिलिटी है 5 लाख रुपीज एंड एवरी ऑफिसर हुज इन डिफॉल्ट की लाइबिलिटी है 50,000 रुपीज. ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ चार्जेस. तो चार्जेस में एक्चुअली होता क्या है, इट्स बेसिकली डेट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट सिक्योर्ड बाय द चार्ज, डेट ऑफ रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द क्रिएशन ऑफ चार्ज, इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, डिटेल्स रिलेटिंग, कॉपी ऑफ डील. तो इसमें से 4 to 5 आपने अच्छे से जो है वो लर्न कर लेने हैं. राइट, इसके अलावा डिटेल्स रिगार्डिंग कंसोर्शियम फाइनेंस एंड केस ऑफ असेट चार्ज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, वैल्यूएटेड प्राइस, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, प्लॉट आईडी नंबर, ये सारी चीजें. राइट, उसके बाद है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज. इसका एक प्रोसीजर होता है जो आपने देखना है. सबसे पहले तो देखो, बोर्ड का आप ऑथराइजेशन लेना इज अ मस्ट. राइट, बोर्ड के ऑथराइजेशन के बिना तो आप कोई काम कर नहीं सकते हो, तो बोर्ड का ऑथराइजेशन आप सबसे पहले जो है वो ले लो. राइट, बोर्ड के ऑथराइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंश्योर कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास हो चुका है टू सेल, लीज और अदरवाइज फॉर द प्रॉपर्टी. इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 180 वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होता, तो उन्हें स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने की कोई जरूरत नहीं है. इंश्योर दैट सच बोरोइंग इज विद इन द लिमिट्स. ठीक है, अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा कंपनी को, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है. स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन है वो पास हो, और जो बोर्ड है हैज ऑथराइज द डायरेक्टर MD टू एग्जीक्यूट द अग्रीमेंट, जिससे भी ऑथराइज किया. अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये क्या क्या फॉर्म्स कौन कौन से फिल करने. सबसे पहले MGT 14 है स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए जो 180 में पास होगा, और दूसरे आ जाते हैं CHG 1, CHG 9, क्योंकि ये वो हो गए क्रिएशन ऑफ चार्ज के लिए. ठीक है, अदर देन डिवेंचर्स के लिए CHG 1 है, CHG 9 है, अनअवॉइडेबल है, 30 डेज में कर लो, 60 डेज में कर लो. अटैचमेंट्स क्या लगेंगी, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग एनी क्रिएशन ऑफ और मॉडिफिकेशन, इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग क्रिएशन और मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी विच इज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू चार्ज टुगेदर. CHG 4 की अगर हम बात करते हैं, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट द सेटिस्फैक्शन इन फुल ऑफ एनी ऑफ द चार्जेस. द इन्फॉर्म CHG 4 जो है 30 डेज में, तो वो भी बताना पड़ता है कि सेटिस्फैक्शन जब चार्ज की होती है तो CHG 4 फाइल होता है. CHG 8 जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. एक्चुअली क्या होता है, अगर डायरेक्ट रेटिफिकेशन करानी है किसी ओमिशन की, किसी मिस स्टेटमेंट की फाइलिंग के टाइम पे जो प्रीवियसली रिकॉर्डेड था, तो उस केस में जो है CHG 8 फाइल करना पड़ता है. एंड द ऑर्डर पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन INC 28. राइट, ये सारी एंट्रीज जो है वो रजिस्टर ऑफ चार्ज में जाएंगी, CHG 9 में जाएंगी. ये रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखा जाएगा, ऑथेंटिकेटेड बाय अ डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और एनी अदर पर्सन. सारी एंट्रीज को ऑथेंटिकेट किया जाएगा एंड रजिस्टर शैल बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली. रजिस्टर को परमानेंटली प्रिजर्व करेंगे एंड इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग अ चार्ज और मॉडिफिकेशन देयर ऑन शैल बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years. ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया. हम मूव ऑन करते हैं डिविडेंड के साथ. डिविडेंड क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं होता. डिविडेंड होता है जो एक्स्ट्रा वो दिए जाते हैं आपकी रिटर्न के ऊपर, कोई एड ऑन कोई चीज दी जा रही है, उसे हम कहते हैं डिविडेंड. राइट, इंटरेस्ट और डिविडेंड में फर्क है, बहुत फर्क है. इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट द मनी दैट इज ऑफर्ड टू द बोरोवर. ठीक है, उसके अगेंस्ट एक चार्ज है. डिविडेंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है. कंपनी में प्रॉफिट होता है तो उसका कुछ हिस्सा दिया जाता है, उसे हम कहते हैं डिविडेंड. नेचर, इट इज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज जस्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. पेड टू लेंडर्स को दिया जाता है, क्रेडिटर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. मैंडेटरी, इंटरेस्ट इज टू बी पेड इवन इफ देयर इज नो चांस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. इंटरेस्ट तब भी दिया जाता है अगर प्रॉफिट बनाने की कोई चांस नहीं. टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड प्रॉफिट्स आर नेसेसरी. रेट इज फिक्स्ड, रिमेन्स कांस्टेंट इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बट फ्लक्चुएट्स इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो ये फर्क होता है इंटरेस्ट में और डिविडेंड में. वैसे दोनों बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स हैं, बट आपको फिर भी इन चीज़ों के बारे में बहुत प्रिसाइजली पता होना चाहिए. राइट, उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स. अगर हम टाइम की बात करें तो एक होता है फाइनल डिविडेंड जो एंड में दिया जाता है, एक होता है इंटरिम डिविडेंड. देखो, फाइनल डिविडेंड जो होता है वो AGM पे दिया जाता है. टिकट इज डिक्लेयर्ड ऑन द AGM. राइट, जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो इन बिटवीन दिया जाता है. एक्चुअली द
जस्ट there's just one difference between the both, otherwise ये कहा जाता है कि जो भी provisions final पे लगते हैं वो interim पे लगते हैं. Just one difference is there, that final dividend is recommended by board and declared by members at the AGM. Recommended by board, declared by members, ये चीज याद रखनी है. लेकिन अगर हम इंटरिम की बात करें, इट इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ओनली. ठीक है, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड है एंड इफ इट इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स राइट बिटवीन द टू एजीएम्स, क्योंकि ये एजीएम्स के बीच में डिक्लेयर होता है, सो इट इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड. उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ शेयर्स. नेचर ऑफ शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स को, शेयर होल्डर्स को दो तरीके के डिविडेंड्स ऑफर होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव होता है जब चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, जब डिविडेंड एक्यूमुलेट हो जाता है अंटिल इट इज पेड इन फुल. ठीक है, एक साथ कर देना, एड अप हो जाता है. नॉन क्यूमुलेटिव कोई एरिया नहीं बचता, जब नहीं मिला नहीं मिला, जब मिल गया मिल गया. इट इज लाइक दैट. शेयर्स, इक्विटी शेयर्स देखो, इक्विटी शेयर्स वाले तो बेचारे वही होते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखी जाती है, उसके बाद अगर कुछ बचता है आफ्टर सेटिस्फाइंग द राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं. ठीक है, तो क्यूमुलेटिव बेसिकली होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड है या डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट है एंड ये जो है क्यूमुलेट होता रहता है. नॉन क्यूमुलेटिव जो इकट्ठा नहीं होता, जब नहीं मिला जिस साल में तो नहीं मिला, वो आगे चल के आपको नहीं मिलेगा. इक्विटी शेयर्स का भी बता दिया. डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इंपॉर्टेंट है. इट इज एक्चुअली इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर. आई थिंक आपको पता होगा हर शेयर के बदले इतना % डिविडेंड आएगा, उस तरीके से दिया जाता है. डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. 1 2 3 सेक्शन लर्न कर लेना. 1 2 3. तो अकॉर्डिंग टू SS3 बीच बीच में उन्होंने जो बॉक्सेस दिए उन्हें भी रेफर करते रहना. डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड only on the recommendation of the board made at a meeting, and listed company are mandated to declare and disclose the dividend as per share only. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि डिविडेंड अब डिक्लेयर किन सोर्सेज से होता है. सबसे पहले आते हैं प्रॉफिट्स. ठीक है, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी ऑफ कोर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन. सबसे पहले प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर एनी प्रीवियस ईयर्स, राइट, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स और ईयर्स अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दैट सबसेक्शन एंड रिमेनिंग अनडिस्टर्ब्ड आउट ऑफ 1 or 2 बोथ. ठीक है, दोनों में से किसी में से भी आप दे सकते हो. लेकिन एक चीज याद रखना कि प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम अनरियलाइज्ड गेन्स, नोशनल गेन्स, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट या कोई चेंजेस, कैरिंग अमाउंट ऑफ एन असेट लायबिलिटी, मेजरमेंट ऑफ द असेट एट फेयर वैल्यूज. देखो ये कुछ तरीके के रिजर्व्स होते हैं जिनमें एक्चुअल में मनी नहीं होती. अनरियलाइज्ड गेन्स है जो अभी रियलाइज नहीं हुए. नोशनल गेन्स क्या होते हैं कि हम सिर्फ एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमें फायदा हो जाएगा, वो सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं कि आगे चल के बैलेंस शीट हिल ना जाए पूरी, राइट. एक एरिया बना के चलना कि आगे चल के बहुत ज्यादा लॉस या बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना नजर आए. रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, कैरिंग अमाउंट बदलना, ये कुछ ऐसी चीज़ होती है जिनमें एक्चुअल में पैसा नहीं होता. इनमें से डिविडेंड जाएगा कैसे, तो इनमें से डिविडेंड नहीं जाता, इनको निकाल देना है प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त. दूसरी चीज, आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन पर्सन्स ऑफ गारंटी, राइट. सो SS3 says a company shall not declare dividend on its equity shares in case of non-compliance of provisions relating to deposits till time the deposits accepted have been repaid with interest for the agreement. Actually अगर कोई डिफॉल्ट हो रहा है ना डिपॉजिट्स में, तो तब तक के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है डिविडेंड नहीं मिलता, राइट. फर्दर मूविंग ऑन टू कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड. ये बहुत जरूरी है. ठीक है, कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना या क्या डिफॉल्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कब कब डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करना चाहिए कंपनी को अगर डिफॉल्ट होता है. कहाँ पे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. आप डिफॉल्ट कर रहे हो, नहीं वापस कर रहे हो पैसे. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और क्रिएशन ऑफ CRR. पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन करंट और प्रीवियस, वो तो दिया नहीं तो और क्यों डिक्लेयर कर रहे हो. रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन टू अ बैंक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरेस्ट. तो इन सारी केसेस में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता. नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड टाइम इफ एनी ग्रांटेड बाय ट्रिब्यूनल फॉर रीपेमेंट ऑफ अबव लायबिलिटीज. जब आपको ट्रिब्यूनल टाइम देता है कि आप इनको रीपे करो तो इन्हीं को रीपे करो, उसमें भी डिविडेंड आपने इशू नहीं करना. ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व्स. तो डिक्लेयर करने से पहले कुछ हिस्सा जो है प्रॉफिट का वो रिजर्व्स में डाल दिया जाता है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व्स बता दिया. डिविडेंड इन केस ऑफ एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स. इससे रिलेटेड आई होप कि आपने वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंपनी लॉ बताए हैं. आई होप यू हैव सीन दैट वीडियो. नहीं तो मैं लिंक कर दूंगी. हाँ, ये वीडियो भी मैंने बनाई थी, मुझे याद आ गया, कंपनी लॉ से रिलेटेड ये वीडियो मैंने बनाई थी. तो इस वीडियो में मैंने
बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था, 20th क्वेश्चन ही था आई गेस, जिसमें पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरीके से अगर एब्सेंस होती है, इनएडिक्वेसी होती है, डिविडेंड को कैसे कैलकुलेट करना, एंड दैट्स लाइक अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको जरूर देखना उस 20th क्वेश्चन को. उसका भी PDF पड़ा है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो उसको जरूर देखना. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये पूरा टॉपिक आपको वहां से कवर हो जाएगा. ठीक है, फिर भी आई टेल यू, सबसे पहले जो रेट ऑफ डिविडेंड आपने चेक करना है वो पिछले 3 साल का एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए. पिछले 3 साल की जो रेट ऑफ डिविडेंड था उसके एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सेकेंडली, टोटल अमाउंट ड्रॉन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से आप अमाउंट निकाल रहे हो वो 1/10 ऑफ द सम ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो आपने कैलकुलेट करना है 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व, और जितना पैसा आप प्रॉफिट में से निकाल रहे हो वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. एंड थर्डली, द अमाउंट सो ड्रॉन शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेज इन विच द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड. सबसे पहले सेट ऑफ करने लॉसेज. एंड द फोर्थ पॉइंट इज द बैलेंस ऑफ reserves after such withdrawal shall not fall below 15% of its paid up share capital. ये भी चेक करना. तभी मैंने बोला यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि ये कैसा टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बने हैं, आए हैं पिछले अटेम्प्ट में, तो जरूर वो क्वेश्चन करना है, आपको समझ आ जाएगा. फ्रॉम फ्री रिजर्व्स ओनली, देखो, नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम इट्स रिजर्व्स अदर देन फ्री रिजर्व्स. सिर्फ फ्री रिजर्व्स में से ही प्रॉफिट डिक्लेयर होते हैं. अब आप बोलोगे हमें पता कैसे चलेगा कौन से रिजर्व्स फ्री नहीं होते, आपको ये पता होना चाहिए. वैसे तो इसका बहुत सिंपल तरीका होता है ये जानने का. देखो, जिसमें एक्चुअली में आपको दिख रहा है कि ये पैसे नहीं है, ये सिर्फ एक तरीके से उन्होंने बना के रखे हैं कि भाई हमारी बैलेंस शीट ना ले. आपको पता है ट्रू एंड फेयर व्यू होता है बैलेंस शीट में. ठीक है, उस ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है कि एकदम से प्रॉफिट ना हो जाए, एकदम से लॉस ना हो जाए. तो ये सारी चीजें, कुछ ऐसे रिजर्व्स हमने बना रखे हैं जिनमें एक्चुअल पैसा नहीं होता, तो ये फ्री रिजर्व्स नहीं है. जैसे कि अनरियलाइज्ड गेन्स, नोशनल गेन्स, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, इस तरीके से. सेकेंडली, एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट, अगर कैरिंग अमाउंट में चेंज होता है उसके लिए कोई एडजस्टमेंट करी जाती है, ये रिजर्व्स दिखाए जाते हैं, उनको भी प्लीज कंफ्यूज मत करना. देन इज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय सेट ऑफ प्रीवियस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन. तो कोई भी डिविडेंड ऐसे डिक्लेयर नहीं करना, पहले आपको उसे सेट ऑफ करना है, फिर करना है. मैनर ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन जैसे शेड्यूल में गिवन है वैसे ही करना है. डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जैसे कि बोर्ड डिक्लेयर करता है, सब कुछ बोर्ड ही करता है, एजीएम्स के बीच में होता है, राइट. तो इट इज़ लाइक दैट, नो प्रॉब्लम्स इन दैट. SS3, और ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो भी प्रोविजंस, ये एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, जो फाइनल पे एप्लीकेबल होते हैं वही इंटरिम पे एप्लीकेबल होते हैं. तो वाइल क्लैरिफाइंग द इंटरिम डिविडेंड, SS3 क्या कहता है, दैट द बोर्ड शैल कंसिडर द फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द पीरियड टू बी डिक्लेयर्ड एंड शैल बी सेटिस्फाइड दैट द फाइनेंशियल पोजिशन जस्टिफाइज एंड सपोर्ट्स. देखो, डिविडेंड है, एक आपने बाहर निकाल के कोई चीज दे रही, अभी तक देखो प्रॉफिट तो आया नहीं. फाइनल डिविडेंड में क्या होता है, प्रॉफिट्स पता है, हर चीज पता है. तो फिर आपने जो भी बोर्ड है पहले वो देखेगी उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़िया है या नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया है या नहीं, तभी जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी. फाइनेंशियल रिजल्ट शैल टेक इनटू अकाउंट डेप्रिसिएशन क्या रही, टैक्स ऑन प्रॉफिट्स क्या रहा, अदर एंटिसिपेटेड लॉसेस क्या रहे, डिविडेंड दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द फिक्स्ड रेट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, द लॉसेस इनकर्ड इफ एनी, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी आपको. ठीक है. फर्दर इन केस ऑफ ई क्लॉज, अब ई क्लॉज क्या था, लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डिक्लेरेशन. तो इस केस में interim dividend shall not be declared at a rate higher during the 3 immediately preceding financial years. तो ये बिल्कुल वही चीज़ है जो फाइनल डिविडेंड में हमने पढ़ी थी, एब्सेंस या इनएडिक्वेसी में. तो कहीं में भी कंफ्यूज होते तो उसे याद करना. इंटरिम डिविडेंड के केस में भी हम सेम कहते हैं, बाई चांस कि अगर लॉसेज हो रहे हैं उस केस में पिछले 3 प्रीसीडिंग ईयर्स के रेट ऑफ डिविडेंड का एवरेज निकाला जाएगा और इससे ज्यादा बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देना. एंड इट प्रोवाइड्स दैट इंटरिम डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन इवेंट ऑफ लॉस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट. नो इंटरिम डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स. राइट बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्री रिजर्व्स में से नहीं देना. अगर प्रॉफिट आपके पास है तो उसमें से लाइक इनएडिक्वेसी है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट पिछले साल का पड़ा है तो दो, बट फ्री रिजर्व्स में से उसे नहीं देना. रिमेंबर दिस. अमाउंट ऑफ अब क्या होता है ना, ये एक प्रोसीजर है जो आपने बड़ा आगे चल के एक फ्लो चार्ट आएगा उसमें बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा, बट सुन लो अभी
क्या होता है कि जो डिविडेंड होता है जब वो डिक्लेयर होता है अगले 5 दिनों में वो डिविडेंड एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना पड़ता है जो कि एक शेड्यूल्ड बैंक में होता है, राइट। ऊपर भी वही चीज़ें लिखी, यहाँ पे भी वही लिखा है, विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेयरिंग शैल बी पेड विद इन 30 days। तो दो चीज़ें आती हैं और बीच की हॉलीडेज सारी इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि विद इन 5 days एक सेपरेट बैंक अकाउंट बन जाता है, उसमें डालनी है और 30 days के अंदर उसे क्लियर कर देना। एमसीए ने द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इन अ सेपरेट विद इन 5 days it shall not apply to government company whose in which entire paid up share capital is held by central government, state government, गवर्नमेंट कंपनी जिसका इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर के पास है, उन्हें छोड़ के बाकी सबको 5 दिनों के अंदर अंदर सेपरेट अकाउंट में डालना है। डिविडेंड ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, बिल्कुल रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को ही दिया जाएगा। एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड वो 30 days में हो जानी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है वो 30 days में हो जानी चाहिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स एक्चुअली शैल बी डीम्ड टू प्रोहिबिट द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स द पर्पस ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स और पेइंग any amount for the time being unpaid, आपने कैपिटलाइज नहीं करने प्रॉफिट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। ये यहाँ पे लिखा है दैट मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट क्या हो सकता है डिविडेंड में, कैश हो सकता है, चेक हो सकता है, वारंट हो सकता है, एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। एंड नो डिविडेंड टू बी डिक्लेयर इन केस ऑफ फेलियर ऑफ, ये हमने डिफॉल्ट में पढ़ लिया, ठीक है। अगर डिफॉल्ट है, डिपॉजिट्स का डिफॉल्ट है तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता। ये चार्ट अगर आप समझ जाओगे ना, बस ये चार्ट ही एक्चुअली आई वॉज गोइंग टू पुट इट आउट, बट ठीक है, ये चार्ट समझ जाओगे इतना इनफ है, इट्स मोर देन इनफ। देखो सबसे पहले क्या होता है, डिविडेंड जो है वो कैसे डिक्लेयर किया जाता है। जस्ट अ सेकेंड, इट्स नॉट गोइंग, पता नहीं, हाँ आ गया, ठीक है। वो कह रहा है, चलो द फर्स्ट थिंग इज इट इज प्रपोज्ड बाय बोर्ड एंड बोर्ड मीटिंग, ठीक है। सबसे पहले बोर्ड प्रपोज करता है, फिर जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है। ये फाइनल की हम बात कर रहे हैं। फिर 5 दिनों के, अगले 5 दिनों के अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट में वो रख दिया जाता है और 30 days में पे कर दिया जाता है। अगर 30 days में कोई नहीं उसे क्लेम करने आता या वो नहीं पे होते या वो नहीं मतलब उसी अकाउंट में रह जाते हैं, वो जो अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड होते हैं वो अगले 7 days में एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में शिफ्ट कर दिए जाते हैं। और अगर कंपनी ऐसा नहीं करती, उसे नहीं शिफ्ट करती है, तो 12% का इंटरेस्ट भी लगता है कंपनी के ऊपर। और फिर 7 years का वेट होता है, उसी अकाउंट में वो पड़े रहते हैं। 7 साल तक भी अगर कोई नहीं आता उसे क्लेम करने, कोई नहीं उसे लेने आता, तो उसे उठा के डाल दिया जाता है IEPF में, विच इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। 7 साल बाद, हालांकि उसके बाद भी अगर कोई आता है क्लेम करता है तो वहां से भी रिफंड लिया जा सकता है, पर उसका एक अलग प्रोसीजर। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड दिस प्रपोज करती है, जो शेयर होल्डर्स है जनरल मीटिंग में वो डिक्लेयर करते हैं, अगले 5 दिनों में वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, 30 days में से पे आउट करना होता है। 30 days में अगर वो पे नहीं होते तो उसके अगले 7 दिनों में वो एक और दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाता है, विच इज अनपेड डिविडेंड अकाउंट। जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट अगर आप नहीं शिफ्ट करोगे तो कंपनी के ऊपर 12% का इंटरेस्ट भी पड़ेगा। वहां वो 7 साल तक पड़े रहते हैं। अगर 7 साल तक कोई क्लेम करने नहीं आता, कोई लेने नहीं आता, तो उसे उठा के डाल दिया जाता है IPF अकाउंट, विच इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट। तो इसको अपने याद रखना है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट जो मैंने अभी पढ़ा है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो शिफ्ट कर दिए जाते हैं, बिकॉज इतना टाइम वेट नहीं होता। 30 days के बाद अगले 7 days में, जैसे ही 30 days फिनिश होते हैं, अगले 7 days के अंदर अंदर उन्हें अनपेड डिविडेंड अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसकी डिटेल्स वेबसाइट के ऊपर जरूर होनी चाहिए। विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days ऑफ मेकिंग सच ट्रांसफर, आपने इसकी डिटेल्स वेबसाइट पे डाल देनी है। इफेक्ट ऑफ नॉन ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड, लेकिन अगर कंपनी बोले छोड़ो क्या ही डिविडेंड ट्रांसफर करना, देन दे शुड लुक कि उन्हें इंटरेस्ट चार्ज होगा एट द परसेंट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। 12% पर एनम का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के ऊपर चार्ज होगा। क्लेमिंग ऑफ अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड, हाँ बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 days के अंदर, तो उसके बाद भी क्लेम कर सकते हैं। देन दे से अगर कोई भी, देखो 7 years इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड, अगर 7 years तक कोई उसे क्लेम करने नहीं आता तो फिर उस सारे को डाल दिया जाता है IEPF अकाउंट में, राइट। लेकिन अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो IEPF अकाउंट है ना, वो क्योंकि गवर्नमेंट का अकाउंट है तो वो बहुत सिलेक्टिव जगहों पे ही यूज किया जाता है। सो व्हाट इज इट्स यूटिलाइजेशन, इट शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर, कुछ ऐसी चीजें इन्होंने दे रखी है जिसके लिए सिर्फ इसी चीज के लिए जो है यूटिलाइज किया जाता है और किसी चीज के लिए इसे यूटिलाइज आप नहीं कर सकते। सो व्हाट आर दोस, फर्स्ट इज द रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, matured deposits, matured debentures, application money due for refund and interest thereon, promotion of
investors education awareness and protection, distribution of any discharged amount among eligible and identifiable applicants for shares or debentures, shareholders, debenture holders, depositors who have suffered losses due to wrong actions, reimbursement of legal expenses incurred in pursuing class actions and any other purpose incidental to it. तो इसको प्लीज आप, मैं बोलूँगी, लर्न कर लेना बिकॉज इट कुड बी आस्क्ड, राइट. ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, राइट, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि कहाँ गया पैसा, या इतने साल, फॉर एग्जांपल केस लॉ भी आ गया, इतने साल का था एंड इट वाज नॉट देयर एंड आईपीएफ में चला गया, अब उसकी यूटिलाइजेशन क्या लिमिटेड यूटिलाइजेशन है, या कभी कभी वो बोलते हैं कि यू नो द मैनेजिंग डायरेक्टर और द डायरेक्टर और द कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी कुछ किसी और पोजीशन को बोलेंगे कि वो कह रहा है यहाँ पे यूटिलाइज कर लो. अब आप कंपनी सेक्रेटरी, आप बताओ यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं नहीं. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसी चीज़ों या ऐसे जो टॉपिक्स है वो अच्छे से बाय हार्ट होने चाहिए, तो उसे अच्छे से लर्न कर लेना, राइट. उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोसीजर क्या होता है. देखो, अनपेड अनक्लेम डिविडेंड का आईपीएफ में डालने का क्या प्रोसीजर है. जो अबाउट है वो क्रेडिट कर दी जाएगी, ठीक है, रिमिटेड ऑनलाइन आईईपीएफ 1 में, ठीक है, आईपीएफ 1 में जो है वो डाल दी जाएगी. सो कंपनीज हु हैव ट्रांसफर्ड अमंग रेफर टू आईपीएफ बट हैव नॉट फाइल्ड सच अ स्टेटमेंट इन एनी फॉर्मेट, तो उन्हें जो डिटेल्स है वो आईपीएफ 1A में डालनी पड़ती है. अबाउट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से चली जाती है, और रिसीट ऑफ द स्टेटमेंट द अथॉरिटी शैल एंटर द डिटेल्स वगैरह वो सब कुछ एंटर कर देते हैं. हर एक डेजिग्नेटेड बैंक में जो है उन्हें एक एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीट्स हर मंथ देनी पड़ती है. कंपनी शैल मेंटेन अ रिकॉर्ड, उन्हें पता होना चाहिए भाई किसकी एक्चुअली यू नो मतलब आईपीएफ में उनका अकाउंट है और डिपॉजिट्स जो है वो पड़े हैं. सो एवरी कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, एजीएम होने के 60 डेज में यू नो और 7 ईयर्स के बाद जो है अथॉरिटी आईईपीएफ 2 में स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन ऑफ अनक्लेम्ड एंड अनपेड अमाउंट थ्रू फॉर्म आईईपीएफ 2. तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, बेसिकली उसमें आता है नेम्स एंड लास्ट नोन एड्रेसेस ऑफ द पर्सन्स, नेचर ऑफ अमाउंट टू विच यू नो ईच पर्सन इज एंटाइटल्ड, द ड्यू डेट फॉर ट्रांसफर इनटू आईपीएफ एंड सच अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी. रिफंड टू क्लेमेंट फ्रॉम आईईपीएफ, राइट. तो रिफंड, अच्छा बाई चांस बाद में पता चले अरे मुझे तो आईपीएफ से रिफंड लेना है, तो क्या कभी रिफंड नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. सो इन्वेस्टर्स कैसे क्लेम करेंगे, खुद को पहले रजिस्टर कराना पड़ता है आईपीएफ की वेबसाइट पे, वहाँ एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है आईपीएफ 5, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने पड़ते हैं. उसकी प्रिंट आउट निकाल के ऑटो जनरेटेड एडवांस रिसीट आती है वो दिखानी पड़ती है, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंपनी को देने पड़ते हैं. कंपनी उसे ई वेरीफाई करती है, नोडल ऑफिसर करता है बेसिकली 30 डेज में, फिर वेरिफिकेशन के ऊपर रिफंड हो जाता है. और कंपनीज अगर देखें तो कंपनीज के केस में जो नोडल ऑफिसर है वो इन न्यू आईईपीएफ 2 में डिटेल्स फाइल करता है और ई वेरीफाई करके, और सब कुछ ठीक है तो रिफंड हो जाता है, राइट. पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं. बिल्कुल पनिशमेंट है, 30 डेज में अगर आप नहीं कर पाते हो देन every director of the company, if he knowingly is a party to the default, we be punishable with imprisonment which may extend to 2 years and with fine which shall not be less than 1000 rupees for every day, and the company shall be liable to pay simple interest of 18% per annum. तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है. अब इस केस में no offense, so they provide that a list when no offense under this shall be deemed to have committed, when no offense, right. First is where the dividend could not be paid by reason of operation of law, तो इन्हें हम offense नहीं मानते बेसिकली. इन केसेस में पेनल्टी नहीं होती है, एक्सेप्शंस कह सकते हो. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ सकता है then what is the penalty of या what is the punishment under failure of dividends and are there any exceptions to this. So yes, अगर dividend by law ही नहीं आप दे पा रहे हो तो आप में कोई गलती नहीं है. Whereas shareholder has given directions to the company regarding payment of dividend and those directions cannot be complied with. Where there is a dispute regarding the right to receive, किसका राइट है यही नहीं हमें पता. Where the dividend has been lawfully adjusted by the company, उस केस में, और for any other reason where failure to pay the dividend or post warrant within the period, नहीं दे पाए बेसिकली, अगर genuine reason है तो उस केस में उसे नहीं लेते. Waiver of right to receive dividend, receipt of dividend is the right of shareholder and it's not an obligation. वैसे ऐसी कोई भी प्रोविजन है ही नहीं, so such provisions आर्टिकल्स में आप रख सकते हो, ठीक है. ये पूरा वेवर में जाने दो, मुझे चाहिए ही नहीं डिविडेंड, ठीक है, वो ऐसा कुछ लॉ नहीं इसे कहता, बट आर्टिकल्स में कंपनी रख सकती है. रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड, नो, वापस लेना. क्या डिविडेंड वापस लिया, एक बार कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया वो कभी भी रिवोक नहीं होता. वंस डिक्लेयर्ड
कैन नॉट बी रिवोक्ड वंस डिक्लेयर। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया उसको आप वापस नहीं ले सकते। बेनिफिशियल ओनर के केस में एक्चुअली क्या होता है, द कंपनी इज एक्चुअली पेमेंट ऑफ डिविडेंड टुवर्ड्स अ मेंबर, नॉट द बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, बेनिफिशियल ओनर जो है वो मेंबर नहीं होता। द डिविडेंड मे बी पेड टू द बेनिफिशियल ओनर अगर वो शेयर होल्डर कहता है, ठीक है, टू हिज ऑर्डर, अगर वो कहता है कि भाई इसी को दे दो तो उसे भी दिया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन अदर कंपनी, जैसे हम सेक्शन 8 कंपनी की बात करें, आपको पता होगा, आपको नहीं पता होगा तो बताती हूँ, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती, दे आर प्रोहिबिटेड। क्यों? क्योंकि वो एक चैरिटेबल टाइप कंपनी है, ठीक है, वो पहले ही चैरिटेबल बेसिस पे काम करती है। तो अगर उनकी कंपनी में ऐसा कहा जाता है कि प्रॉफिट होता है तो अपनी ही कंपनी में उसे री इन्वेस्ट करना चाहिए। निधि कंपनीज के केस में दे शैल नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड एक्सीडिंग 12% और सच हायर अमाउंट इन राइटिंग फर्दर फॉलोइंग टू द फॉलोइंग कंडीशंस एंड अमाउंट इक्वल टू जनरल रिजर्व्स, देयर इज एनी डिफॉल्ट एंड इट हैज complied with all the rules। प्रोड्यूसर कंपनी के केस में एक्चुअली डिविडेंड को लिमिटेड रिटर्न कहा जाता है, ठीक है, तो इस केस में फिर इन प्रोपोर्शन टू देयर पार्टिसिपेशन इस तरीके से दिया जाता है। एंड कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, एक्चुअली दीज आर प्राइमरीली अगेन नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए होती है। सो ये स्पेसिफिकली प्रोहिबिट नहीं करती जैसे सेक्शन 8 में है, बट ये कहा जाता है, देखो जब कोई चीज़ चैरिटी या नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए होता है वो तो ऐसे होता है कि खुद को ही प्रमोट करो, क्योंकि कहीं से भी हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, हम कोई चीज़ बेच नहीं रहे, हम कोई सर्विस नहीं बेच रहे, तो उस केस में इसलिए होता है कि अपने ऊपर ही वापस से एप्लीकेबल कर लो, ठीक है। उसके बाद आता है CSR में सबसे पहले CSR किस किस पे एप्लीकेबल होता है, एवरी कंपनी इंक्लूडिंग द फॉरेन कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है और टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर है और प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर, और सब और के साथ चलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर उन्हें जो है CSR कमेटी बनानी पड़ती है। लेकिन अगर आपका CSR ऑब्लिगेशन 50 लाख आता है उस केस में CSR कमेटी कोई जरूरत नहीं है, ये नए अमेंडमेंट में आया था। लेकिन CSR सीज कब होता है, यानी कि ये खत्म कब होता है? देखो ऐसे नहीं होता कि अगर एक साल में हम ये चीज़ों को मीट नहीं कर पाए तो खत्म हो जाता है। बेसिकली एवरी कंपनी विच ceases to be a company of the act for 3 consecutive financial years shall not be required to constitute a CSR committee and comply till you meet the criteria specified। मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने CSR कमेटी बना ली, ठीक है, CSR कमेटी बना ली और प्रोविजंस के साथ आप कंप्लाई करो, किसी साल में ना आपका टर्नओवर इतना आया, ना मतलब कुछ भी जो चीज़ें लिखी वो नहीं आई, वो इमीडिएटली नहीं हो सकता, ठीक है। यू रियली कांट से कि अच्छा इस साल में नहीं आया तो अगले साल में हम कमेटी भी हटा देंगे, ये भी कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट 3 साल के लिए अगर आप इन प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं कर पाते हो तब आप इस कंडीशन से छूटते हो, अदरवाइज आपको इसको अंडरटेक करना पड़ेगा अनलेस आप 3 कंटिन्यूअस ईयर्स के लिए उसे जो है बिल्कुल you cannot satisfy the conditions of CSR Act, otherwise आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो CSR अगर आप देखें ना क्या है तो there are many things, helping the poor, helping the women, contributing in education, contributing in environment, contributing in cleaning Ganga, it's there are a lot of things, लेकिन that are not to be remembered honestly, वो आप एक बार रीड करोगे आपको समझ आ जाएगी। मेन बात है एक्सक्लूड क्या क्या होता है, एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया उनके ऊपर CSR आप नहीं कर सकते, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज CSR नहीं होती, एक्टिविटीज बेनिफिटिंग एम्प्लॉयज बहुत जगह पे लोगों को पता ही नहीं होता तो वो हेड्स बोलते हैं या जो चेयरमैन होता है बोलेगा एम्प्लॉयज को ही बेनिफिट दे दो, यू कांट डू दैट, दिस इज गिविंग बैक टू द सोसाइटी, नॉट गिविंग बैक टू द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली एज एन टू योर एम्प्लॉयज आर लाइक the members of the company only, members in the sense like the people who are there in the company. Activities in normal course of business nahi, activities supported by company on sponsorship basis no, for fulfillment of other statutory obligations, ये आपको learn होना चाहिए, this is very very important। एक्सेप्शंस एंड एक्सक्लूजन्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का किस्सा आया, एक्चुअली ये अमेंडमेंट के बाद आया। सो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एक्चुअली होते क्या है वो आपको पता चलना चाहिए। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एक मल्टी ईयर प्रोजेक्ट होते हैं जो कंपनी अंडरटेक करता है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ CSR ऑब्लिगेशन। टाइमलाइन नॉट एक्सीडिंग 3 years की टाइमलाइन होती है। इंक्लूड प्रोजेक्ट दैट वाज अब कभी कभी क्या होता है कि प्रोजेक्ट शुरू में मल्टी ईयर नहीं होते लेकिन टाइम एक्सटेंड हो जाता है, अगर वो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है एक्सटेंड तो हम उसे मल्टी ईयर प्रोजेक्ट बना देते हैं। कुछ अब इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे करी जाए, ठीक है। अब कंपनी आपसे पूछेगी हाँ जी आप कंपनी सेक्रेटरी को बताओ हम CSR को कैसे इंप्लीमेंट करें। पहला तो सिंपल है वो खुद ही कर ले, ठीक है, खुद ही आपने जो कॉन्ट्रीब्यूशन करनी है जैसे भी करनी है आप कर लो। दूसरी चीज़ है सेक्शन 8 कंपनी को बोल दो, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है अंडर 12A ATG, ठीक है, बाय कंपनी आइदर सिंगली और अलॉन्ग विद द कंपनी, या तो खुद ही कर ले कंपनी साथ में कर ले। सेक्शन 8 कंपनी
या रजिस्टर्ड ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश की है, कोई एंटिटी which is established under the act of parliament or state legislature, section in company, registered public trust, registered society, registered public trust, registered society registered under section 12A and ATG of IT Act and having an established track record of at least 3 years. क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है, स्पेशली जो छोटी कंपनीज है, छोटी तो नहीं कह सकते खैर, जिनकी इतनी नेट प्रॉफिट है, बट फिर भी ऐसी कंपनीज है जो खुद से नहीं कर सकती, तो उस केस में वो इन ऐसी कंपनीज से, ऐसी जगहों से हेल्प ले सकती है. अब फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 CSR 1 सबको फाइल करना जरूरी है जो CSR ऑब्लिगेशंस में आते हैं, विच इज डेफिनेटली दैट हैज टू बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली एंड डिजिटली वेरीफाइड बाय CA in practice, CS in practice और CMA in practice, right? इस चीज का आपने ध्यान रखना है. On submission of this एक यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमें मिलता है, ठीक है, यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलता है. रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देखो अब क्या हो गया, कंपनी में एंगेज इंटरनेशनल, अगर फॉर एग्जाम्पल आप बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हो, बहुत कुछ करना चाहते हो सोसाइटी के लिए, तो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प ले सकते हो, आप उन्हें एंगेज कर सकते हो, आप कोलैबोरेट कर सकते हो दूसरी कंपनीज के साथ. CFO सर्टिफिकेशन चाहिए. देखो board of company shall certify itself that funds so dispersed have been utilized for the purposes and in the manner approved by it, and CFO or the person responsible उसको certify करना पड़ता है कि जो पैसा CSR के लिए था वो CSR में ही लगा है. It's very very important, right? जो भी पैसा CSR के लिए था वो CSR के लिए ही यूटिलाइज हो रहा है. एंड लास्ट इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को भी चेक करना पड़ता है. देन इज नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें? अगर इंडियन कंपनी है तो जैसे नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से कंपनीज एक्ट के हिसाब से दे रखा है वैसे ही करना है. एंड शैल बी कैलकुलेट 198 के हिसाब से एनी प्रॉफिट. बट क्या चीज इंक्लूड नहीं होती इंडियन कंपनी केस में? कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो हम नहीं इंक्लूड करते? एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम एनी ओवरसीज ब्रांच और ब्रांचेस ऑफ द कंपनी वेदर ऑपरेटेड एज अ सेपरेट कंपनी और अदरवाइज, उन्हें हमें इंक्लूड नहीं करना जो ओवरसीज ब्रांच है. दूसरा, एनी डिविडेंड फ्रॉम अदर कंपनीज इन इंडिया not covered. Let me tell you, agar again I'm going back to the same going back to the same video which was 20 important questions. I think फिर ये 18th या 19th क्वेश्चन होगा क्योंकि डिविडेंड का टॉपिक एक ही जगह पे मैंने डील किया था. इस पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं कि ये नेट प्रॉफिट है, ओवरसीज से इतना पैसा आया, डिविडेंड से इतना पैसा है, अब इसे कैलकुलेट करो. वो दोनों को आपने एक्सक्लूड करना था, फिर डिविडेंड कैलकुलेट करना. तो अगेन आई रिक्वेस्ट जरूर वो क्वेश्चंस एक बार देखना, आपको जरूर हेल्प होगी. फॉरेन कंपनी की अगर बात करें, कवर्ड अंडर CSR रूल, नेट प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट ऑफ सच कंपनी व्हिच आर गिवन सो एंड सो, राइट. उसके बाद अब नए नए खर्चे आ गए, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आ गया किसी चीज को एडमिनिस्टर करने के लिए, बट दैट शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल CSR एक्सपेंडिचर. इतना ध्यान रखना है कि जितना मर्जी खर्चा करो लेकिन जितना CSR एक्सपेंडिचर उसके 5% ज्यादा नहीं होना चाहिए. अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते क्या है? इट्स सिंपली जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन बस, ठीक है. डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटिंग, इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में हम नहीं लेते. हमेशा इस चीज को आपने याद रखना है. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या इंक्लूड होता है? जनरल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन. क्या इंक्लूड नहीं होता, राइट. सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ CSR एक्टिविटीज. CSR एक्टिविटीज आप कर रहे हो उसमें से सरप्लस अराइज हो रहा है, वो बिजनेस प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है. एंड क्या करना है? उसको प्लॉ बैक कर देना है सेम प्रोजेक्ट में. जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो उसी चीज को वापस से उसमें प्लॉ बैक कर देना और बिजनेस प्रॉफिट का वो पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है. बिजनेस प्रॉफिट में नहीं उठा के उसे डाल देना, उसको वापस से उसी कंपनी में आपने, उसी प्रोजेक्ट में सॉरी आपने लगा देना है. एक्सेस CSR स्पेंस में बी सेट ऑफ. तो 2% का बोला जाता है, ठीक है. अगर आप ज्यादा कर देते हो तो दैट कैन बी लाइक अवेलेबल फॉर सेटअप शैल नॉट बी include in the surplus and board shall pass a resolution. तो वो आप जो है सेट ऑफ कर सकते हो. एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट. सो CSR अमाउंट मे बी स्पेंड, हाँ कैपिटल असेट भी आप बना सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. विच शैल बी हेल्ड बाय सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट या रजिस्टर्ड ऑफिस, बेनिफिशरीज, पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, आप बना सकते हो. तो एनी कैपिटल असेट क्रिएटेड बाय कंपनी प्रायर टू द कमेंसमेंट, जो कमेंसमेंट अमेंडमेंट रूल्स आई 2021 में, विद इन 180 डेज, ठीक है, विच मे बी extended further of not more than 90 days with the approval on reasonable justification. तो of course बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज वो कैपिटल असेट भी बना देती हैं, ठीक है. अब CSR जो अनस्पेंट रह जाता है, ठीक है, अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में अनस्पेंट रह गया, नहीं खर्चा गया, तो उसे ट्रांसफर कर दो अनस्पेंट CSR अकाउंट फॉर द
रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि वो बनाना पड़ता है विद इन 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो जो शेड्यूल 7 में फंड स्पेसिफाइड है उसमें डाल दो विद इट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वाला हम अनस्पेंड में डाल देते हैं, नॉट ऑनगोइंग है तो जो फंड स्पेसिफाइड है उसमें डाल देते हैं। ट्रांसफर ऑफ सो एंड सो मैंने आई थिंक अभी हमने डिस्कस किया। तो अंटिल अ फंड इफ इट्स नॉट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 shall be transferred by the company। शेड्यूल 7 में डाल देते हैं एक्सपेंडिचर incurred on specified activities that are carried out in India only will qualify as CSR expenditure। such expenditure includes contribution to the corpus or projects। any expenditure अगर वो नहीं दिया हुआ then you could schedule 7 is not परमिसेबल। पेनल्टी बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या हुआ था जब ये एक्चुअली बनी थी अमेंडमेंट, उसमें आया था पहले क्या था, कंप्लाई और एक्सप्लेन। ठीक है, पहले क्या जब शुरू में आया था कि ठीक है या तो कंप्लाई कर दो या बता दो कि क्यों कंप्लाई नहीं किया। ये अब हो गया कंप्लाई और पे। ठीक है, कंप्लाई और पे फाइट पे आ गया। ठीक है, ये एक्चुअली ये बच गए, अदरवाइज ये इसमें पेनल्टी इम्प्रिजनमेंट की भी थी जो एप्लीकेबल नहीं हुई। कंपनी के ऊपर कितनी पेनल्टी बनती है? अप टू ट्वाइस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर। जितनी करनी थी उसका ट्वाइस अमाउंट और 1 करोड़ विच एवर इज लेस। और एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे बनती है 1/10 ऑफ द अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड और 2 lakhs विच एवर इज लेस। उसके बाद CSR रिपोर्टिंग। CSR रिपोर्ट बनानी पड़ती है, मैंडेटरी होती है, एनुअल रिपोर्ट बनानी है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट के साथ वो नेक्स्ट होती है। फॉरेन कंपनी के केस में भी इट शैल कंटेन एन एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR। ठीक है, कंटेनिंग द फैक्ट्स। इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके ऊपर जब ये अमेंडमेंट जस्ट आई थी ना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था पेपर में, तो किसी ने मुझे बोला कि ये टॉपिक है नहीं, बट स्टडी मटेरियल में बहुत क्लियरली ये टॉपिक दिया था। इम्पैक्ट असेसमेंट, देखो इम्पैक्ट असेसमेंट वहां होती है जहां की जिन कंपनीज की CSR ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ज्यादा है इन द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। और इन कंपनीज में भी सिर्फ वो प्रोजेक्ट, सिर्फ वो आउटलेज जो 1 करोड़ से ज्यादा है एंड विच हैव बीन कंप्लीटेड नॉट लेस देन 1 ईयर बिफोर द अंडरटेकिंग ऑफ द इम्पैक्ट स्टडी, तो वो हम डिस्कस करते हैं। एंड बेसिकली इट इज जस्ट टू चेक कि आप इतना पैसा किसी प्रोजेक्ट पे लगा रहे हो, उसका कोई इंपैक्ट हो भी रहा है नहीं हो रहा है। इट्स बेसिकली द इम्पैक्ट असेसमेंट आपके प्रोजेक्ट का जो इतना महंगा है, 1 करोड़ से ज्यादा है, आपकी CSR ऑब्लिगेशन 10 करोड़ से ज्यादा आ रही है, क्या इम्पैक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, राइट। एंड द रिपोर्ट शैल बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड एंड शैल बी नेक्स्ट टू द एनुअल रिपोर्ट। अ कंपनी अंडरटेकिंग इम्पैक्ट असेसमेंट मे बुक द एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर विच शैल नॉट एक्सीड। हाँ, कितना खर्चा बुक कर सकते हैं? 5% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर और 50 lakhs विच एवर इज लेस। क्योंकि कुछ खर्चा, देखो लिमिटेड खर्चा ही बुक करना अलाउड है। अगर सारा खर्चा यही बुक कर देंगे तो क्या ही तरीके से CSR चलेगा, आप देख सकते हो। तो बस थोड़ा ही अलाउड होता है। वेबसाइट डिस्क्लोजर करना पड़ता है, बिल्कुल कंपनी की अगर वेबसाइट है उस पर बताना पड़ता है कॉम्पोजिशन ऑफ CSR कमेटी, CSR पॉलिसी के बारे में बताना है, प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। उसके बाद कुछ नेशनल CSR अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि रिकॉग्नाइज द कंपनीज जिनका बेसिकली एनकरेज करना कंपनीज को, है ना। रिकॉग्नाइजिंग द कंपनीज दैट आर लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन, रिकॉग्नाइजिंग द कंपनीज फॉर इंप्लीमेंटिंग मेजर्स फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग इनोवेटिव अप्रोचेस। ठीक है, अब अवार्ड कौन कौन से होते हैं? 4 awards फॉर एक्सेलेंस इन CSR बेस्ड ऑन CSR स्पेंड, 5 awards फॉर CSR प्रोजेक्ट्स इन aspirational districts, and 11 awards for CSR projects in national priority areas, right। अब और कौन कौन से aspects है जो थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहली चीज है they shall not contravene to other prevailing laws, ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे सिगरेट्स एंड अदर टबैको। लोगों की भलाई करने के चक्कर में भलाई कहते कहते कुछ ये नहीं है कि अदर लॉज जो चल रहे हैं आप उनके साथ कॉन्ट्रवेंशन में आ जाओ, नहीं। दूसरी चीज इंटरेस्ट होता है, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयज का, ठीक है, encourage करना उन्हें, उन्हें इन्वॉल्व करना। तो इट इज जस्ट लाइक दैट, राइट। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दे शुड बी अंडरटेकन बाय कंपनीज। हाँ, अब कभी कभी क्या होता है, ऐसे नहीं है कि सारा साल आपने कुछ नहीं किया, एक मैराथन करा दिया, एक वन ऑफ इवेंट करा दिया, एक चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन करा दिया, तो वन ऑफ इवेंट इज नॉट CSR एक्सपेंडिचर। CSR एक्सपेंडिचर है आप टाइम टू टाइम चीजें कर रहे हो, रेपिटेटिवली कर रहे हो, राइट। वन ऑफ इवेंट, वन ऑफ टीवी प्रोग्राम की स्पॉन्सरशिप है, एडवर्टाइजमेंट, दैट इज नॉट CSR। इसको हमेशा याद रखना है इस चीज को। एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनीज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी एक्ट। अगर लॉ आपको कोई खर्चा करने को कह रहा है, अगर लॉ कह रहा है, वो CSR में नहीं आएगा। मूविंग टू द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अकाउंट ऑडिट एंड ऑडिटर्स। तो सबसे पहली बात, रिक्वायरमेंट ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिल्कुल कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। एंड सेक्शन 128 स्पेसिफाइज दैट द कंपनी मस्ट प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल for every financial year. Books and of accounts may give a
true and fair view, books of accounts shall be kept on accrual basis. प्लेस होता है रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, ठीक है, ज़्यादातर इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, या अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ और कहते हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है, और अगर चेंज करते हो तो इंटीमेशन AOC 5 में देनी है. प्रिजर्व करनी होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल फॉर नॉट लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर्स. पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बुक्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर हु इज इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, CFO, एनी अदर पर्सन हु इज गिवन द ड्यूटी. पेनल्टी, अगर नहीं मैनेज कर पाते हो, नहीं रख पाते हो, सो द कॉन्ट्रोवेंशन गोज punishable with a fine which shall not be less than 50,000 rupees but which may extend to 5 lakh rupees. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर कंपनी को बनानी पड़ती है, ट्रू एंड फेयर व्यू के हिसाब से बनानी पड़ती है. इसकी क्या पेनल्टी है? एग्जाम्पशन कई जगह पे दे रखी है, लेकिन अगर आप रीजनेबल स्टेप्स भी नहीं लेते हो तो पेनल्टी आती है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 year, और फाइन विच इज नॉट लेस देन 50,000 और विच में एक्सटेंड टू 5 lakhs, और विद बोथ. फॉर्म्स होते हैं अलग अलग. कंसोलिडेट होते हैं जहां एक से ज्यादा जैसे जॉइंट वेंचर्स भी चल रहे हैं या सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट्स हैं, तो वहाँ दिस कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी पड़ती है. और सेपरेटली AOC 1 में जो है यू हैव द कंपनी ऑल्सो attach along with a separate statement containing the salient features of its subsidiary, ठीक है, बताना पड़ता है AOC 1 में. मैनर वही है, उसी तरीके से बनानी पड़ती है जैसे आप मेन की बनाते हो. कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना है, जैसे कि the last line was provided further that nothing in this rule shall apply in respect of preparation if it meets the following conditions. बेसिकली वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, कंपनी के हिसाब से फॉलो करना है, वही चीज़ को ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं. लेकिन अगर ये होली ओन्ड सब्सिडरी है या पार्शली ओन्ड सब्सिडरी है, एंड ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स इंक्लूडिंग दोज नॉट ऑथोराइज्ड otherwise entitled to vote have been intimated in writing about proof of delivery of such intimation, they do not object to the company not representing the consolidated financial statements, or if it's a company whose securities are not listed or not in the process of it, or its ultimate or intermediary holding company filed CFS. तो बेसिकली एक्चुअली उनको अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती अगर वो ये वाली कंपनीज होती है. व्हाट आर दे ट्राइंग टू से? इट शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल रूल शेड्यूल 3, इट शैल बी सफिशिएंट. लेकिन फर्दर ये रूल उनके, ये वाला जो रूल है ना, ये वाला जो रूल है ये एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि ये कंपनीज ऑलरेडी एसोसिएटेड है. पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्वायर, सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है कि उनके पास ये पावर है कंपनीज को कि वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिखाएं अपने पीरियोडिकल बेसिस पे, ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन कंप्लीट ऑडिट लिमिटेड रिव्यू. सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है. फाइल अ कॉपी विद द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, दैट इज विद देम. सिग्नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से साइन कौन करता है? सो इट शैल बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिफोर दे आर साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द chairperson, before they are signed on behalf of the board by the chairperson of the company where is authorized, or by 2 directors out of which one shall be the managing director and CEO और CFO एंड कंपनी सेक्रेटरी. इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना. राइट ऑफ मेंबर टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड, बिल्कुल पूरा उनका राइट है और उन्हें भेजनी है आपने कॉपीज. राइट, यू हैव टू सेंड इट अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड, यू हैव टू गिव इट टू देम. और अगर बाई चांस चेंज होती है फिर भी आपने देनी है. द कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कैन बी सेंट लेस देन 21 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग. बेसिकली नोटिस के साथ ही चली जाती है. नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट बी डीम टू हैव ड्यूली सेंट इफ इट इज सो अग्रीड by the members. In case of the company having majority number entitled to vote not less than 90%, and basically ये वो short notice वाली बात आ गई. अगर आपने वो जनरल मीटिंग का टॉपिक पढ़ा यहाँ पे आप समझ जाओगे 21 days या उससे भी कम दिन अगर तब लगते हैं, अगर वो शॉर्टर नोटिस वाला 95% वाला कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ पे भी चल सकता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरीज देखो उनकी भी बनानी तो पड़ती है. दे शैल प्रोवाइड अ सेपरेट ऑडिटेड और अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. राइट टू इंस्पेक्ट, every company is under the every member, trustee, holder, सबको राइट होता है. टेक्निकली everyone can inspect the financial statements. होते हैं किसके लिए? आउटसाइडर्स के लिए तो होते हैं. पीनल प्रोविजंस क्या है अगर 136 को आप फॉलो नहीं करते हो? 25,000 एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी who's in default to be 5,000. कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल विद रजिस्ट्रार, बिल्कुल AOC 4 एंड CFS के केस में ये फाइल करनी पड़ती है. रूल 3 कहता है, हाँ, अब XBRL, एक्चुअली बाद में XBRL फॉर्मेट आ गया, लेकिन कुछ ही कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है. लाइक कंपनीज लिस्टेड विद स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड देयर इंडियन सब्सिडरीज, कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 5 crore और अब
companies having turnover of 100 crore or above, and all the companies which are required to prepare the financial statements according to these accounting standards, उनके लिए ये applicable है, XBRL में करना पड़ता है. नॉन कंप्लाइंस होगी तो कंपनी लाइबल है for 10,000, and in case of continuing failure, further penalty 100 per day to the maximum of 2 lakh. Managing director, CFO of the company in his absence, managing director and CFO, any other director जिसके पास ये चार्ज था, again 10,000 rupees, 100 rupees per day to the maximum of 50,000, ये पेनल्टी. अब आती है मेन टॉपिक, ऑडिट एंड ऑडिटर्स. तो कंपनी में कैसे काम हो रहा है, कौन ऑडिट करता है, ऑडिटर्स करते हैं. एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर क्या है? ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज एन इंडिविजुअल और अ फर्म वेयर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. A firm of LLP is appointed, only the partners who are chartered accountants shall be authorized to sign. ये इंपॉर्टेंट होता है. LLP में भले ही और प्रोफेशनल्स हो, लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सिर्फ वही एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म कर सकते हैं, राइट. डिसक्वालिफिकेशंस क्या है? कोई बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट LLP ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं बन सकता. पर्सन हु इज पार्टनर और एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो नहीं बन सकता. अ पर्सन हु हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, हाउएवर द रिलेटिव मे होल्ड द सिक्योरिटी, फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज, इतना अलाउड है. इन द इवेंट ऑफ अक्वायरिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट बाय रिलेटिव अबव थ्रेशोल्ड, द करेक्टिव एक्शन टू मेंटेन विद इन 60 डेज, उसे करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा. अ पर्सन हु और हुज रिलेटिव और पार्टनर्स इंडेटेड टू द कंपनी फॉर 5 लाख रुपीज या गारंटी, ये कुछ कुछ आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ थोड़ा थोड़ा लिंक्ड लगेगा. इंडेटेड, गारंटी, वो सारी चीजें. पर्सन या फर्म जिसका कोई बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, वो नहीं होगा. कोई डायरेक्ट रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और एम्प्लॉयमेंट हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, ठीक है. और पार्टनर फर्म अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इफ सच पर्सन और पार्टनर एट द टाइम ऑफ सच अपॉइंटमेंट होल्डिंग इन मोर देन 20 कंपनीज, जितना अलाउड है उससे ज्यादा होल्ड करके बैठा हुआ है. Person who has been convicted by the court for an offense involving fraud and a period of 10 years has not elapsed. जब से उसकी conviction हुई है, from the date of such conviction 10 साल नहीं हुए. A person directly or indirectly renders any service in section 144, right? ये सारी disqualifications को अच्छे से learn कर लेना. उसके बाद आता है appointment of directors. तो board के पास पहली power होती है for the first auditor, ठीक है, other than the government company. फिर उसके बाद जो है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. फेलियर होता है तो फिर मेंबर्स करते हैं. इसका ना यहाँ पे ये छोड़ो, इसकी ये समरी टेबल लर्न कर लो. अगर ये टेबल आपको समझ आ गया, इट्स मोर देन सफिशिएंट. फर्स्ट ऑडिटर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, बोर्ड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, नॉन स्पेसिफाइड कंपनीज में बोर्ड करती है विद इन 30 डेज. और अगर बोर्ड नहीं कर पाती तो बाय मेंबर्स एट EGM विद इन 90 डेज ऑफ इंफॉर्मेशन. और फर्स्ट ऑडिटर सिर्फ he shall hold office till the conclusion of first AGM. उसे बना दिया जाता है लेकिन वो फर्स्ट AGM तक ही होता है. लिस्टेड या स्पेसिफाइड कंपनीज में बिल्कुल सेम है, बाय बोर्ड विद इन 30 डेज, excuse me, by members within 90 days of information. And again सिर्फ फर्क कहाँ आता है गवर्नमेंट कंपनी के केस में, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है, वो भी 60 डेज में. अब बाई चांस अगर वो फेल हो जाए तो फिर कौन करेगा? बोर्ड, ठीक है. CAG कैन नॉट डू विद इन 30 डेज बोर्ड. अब बोर्ड भी इतना महान है, वो भी नहीं कर पा रहा, तो विद इन 60 डेज जो है वो मेंबर करेंगे. तो ये CAG, बोर्ड, मेंबर. CAG बस एक CAG वाला पॉइंट जो है वो ऐड हो गया. सब्सिक्वेंट, ये तो फर्स्ट ऑडिटर है, उसके बाद कौन करेगा? रिटन कॉन्सेंट एंड सर्टिफिकेट जरूर ले लेना है ऑडिटर से. उसके बाद करते हैं मेंबर्स टू होल्ड द ऑफिस टिल 6th AGM, क्योंकि 5 साल तक का टेन्योर होता है ना इसका. बाय मेंबर्स फॉर मैक्सिमम 1 टर्म और 5 और 10 कंसेक्यूटिव टर्म्स एज इट मे बी, और कूलिंग पीरियड फिर 5 years का मिलता है. बाय CAG विद इन 180 डेज फ्रॉम 1st April, राइट. सेम कैजुअल वैकेंसी हो जाए, फिर अगर रेजिग्नेशन से हो रही है तो अप्रूव्ड बाय मेंबर्स विद इन 3 months ऑफ रिकमेंडेशन एंड होल्ड ऑफिस टिल द नेक्स्ट AGM, ठीक है. अप्रूवल लेना पड़ेगा मेंबर से. अदर रीजंस है तो बोर्ड कर सकता है. ये दोनों सेम है. यहाँ पे CAG विद इन 30 डेज और अगर अदर रीज और बोर्ड विद इन 30 डेज, तो मोर और लेस वो दोनों सेम है. ये आप अच्छे से लर्न कर लेना. सो इस केस में क्या होता है, जहाँ पे वी से अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर, सॉरी, हाँ, बाय स्पेशल नोटिस हो सकता है. दे मे वांट मेंबर्स के हमें ये ऑडिटर दोबारा नहीं चाहिए. फॉलोइंग पॉइंट्स आर रेलेवेंट, लाइक कंपनी और रिसीट ऑफ सच स्पेशल नोटिस फॉर रिमूविंग द ऑडिटर, उसे भी कॉपी भेजनी पड़ती है. इफ द ऑडिटर मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग, कंपनी शैल स्टेट द फैक्ट ऑफ
representation in any notice of resolution, send copy of representation to members, and अगर copy नहीं हो सकती तो it should be filed with the registrar. Representation should be of reasonable length, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो डायरेक्टर से मैच करता है. उसके बाद पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल्स, बिल्कुल ट्रिब्यूनल के पास पावर है सुओ मोटो अपने आप से ऑन एन एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑन एन एप्लीकेशन फ्रॉम द पर्सन कंसर्न दे कैन डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज द ऑडिटर इफ इट इज satisfied that the auditor directly or indirectly fraudulently behave कर रहा है, definitely they can do the same, ठीक है. In case application made by central government NCLT within 15 days of such receipt they shall make an order that auditor shall not function as an auditor of the company. ये बहुत ज़रूरी है. And when the auditor whom final order is passed they shall not be eligible to be appointed as an auditor for next 5 years. ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना. रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिल्कुल कंपनी रिमूव कर सकती है. सो कंपनी के पास ये पावर है. लाइक दे मे बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल लेनी है, ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल इन ADT 2 एंड कंपनी शैल होल्ड द जनरल मीटिंग विद इन 60 days ऑफ द रिसीट ऑफ द अप्रूवल एंड ऑडिटर शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. रिजाइन करना है कर दे, ADT 3 में फाइल करना पड़ेगा. इन केस ऑफ अदर दैन गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर शैल विद इन 30 days ऑफ रेजिग्नेशन फाइल सच स्टेटमेंट. और अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात आती है तो ऑडिटर शैल फाइल सच स्टेटमेंट. रजिस्ट्रार बेसिकली ADT 3 की जो बात कर रहे हैं, अगर नॉर्मल कंपनी है लाइक गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो सिर्फ रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी है, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो CAG के पास भी फाइल करनी है एंड रजिस्ट्रार के पास भी फाइल करनी है. एंड अगर ही डज नॉट कंप्लाइज देन डेफिनेटली विद द पेनल्टी ऑफ 50,000 और एज एन इक्वल अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस. एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर 500 rupees फॉर ईच डे टू द मैक्सिमम ऑफ 2 lakh rupees. रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर जो है they can be decided in the general meeting. out of pocket expenses भी देने पड़ते हैं. ये सारी चीज़ें वो कौन कौन सी सर्विसेज है? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, एक्चुरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट. ये किसमें? उस कंपनी में, उसकी होल्डिंग में, उसकी सब्सिडरी में ये काम वो नहीं कर सकता. बिल्कुल जनरल मीटिंग उसे अटेंड करनी होती है. ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ती है. द रिपोर्ट शैल स्टेट लाइक वेदर ही हैज सॉट एंड ऑब्टेन्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस, वेदर इन हिज ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, वेदर ब्रांच ऑडिट हैज बीन डन, वेदर द कंपनीज बैलेंस शीट एंड P&L is like it's matching the books of accounts returns, whether in his opinion financial statements comply with accounting standards, observations, comments, whether any director is disqualified, any qualifications, reserve, adverse remark, ये सब कुछ ऑडिट रिपोर्ट में आता है. फिर आता है ब्रांच ऑडिट. ब्रांच ऑडिटर कौन हो सकता है? ही कैन बी या तो कंपनी का ऑडिटर ही कर दे या कोई और कर दे. इन केस ऑफ फॉरेन ब्रांच क्या होता है? वो कोई और करके देन दे प्रिवेलिंग द लॉ बिकॉज उन्हें ज्यादा पता है. ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कंपनीज ऑडिटर विद रेफरेंस टू ऑडिट ऑफ ब्रांच, सी इट्स लाइक मोर और लेस द सेम. अगर वो सेम कर रहे हैं, सेम पर्सन कर रहे हैं तो इट्स द सेम. बाकी ब्रांच ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट जो है कंपनी ऑडिटर को देनी पड़ती है अगर वो अलग पर्सन है तो, राइट. रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाय ऑडिटर्स. फ्रॉड रिपोर्ट करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को. द ऑडिटर शैल रिपोर्ट इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days, 2 दिन के अंदर बताना है. सीकिंग द, सबसे पहले ऑडिटर बोर्ड या ऑडिट कमेटी को बताएगा कि आपकी कंपनी में ये फ्रॉड हो रहा है 2 दिन के अंदर. जैसे ही उसे पता चलता है फ्रॉड का, 2 दिन के अंदर वो बोर्ड या ऑडिट कमेटी को लिख के देगा कि भाई आपकी कंपनी में फ्रॉड हो रहा है. सीकिंग देयर रिप्लाई और ऑब्जर्वेशंस, 45 days के अंदर उनकी रिप्लाई का वेट करेगा. जैसे ही उनका रिप्लाई आ जाएगा, रिप्लाई के साथ अपना फ्रॉड लगा के वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगले 15 दिन में भेज देगा. फॉर एग्जाम्पल उससे रिप्लाई मिलता ही नहीं है, ठीक है, फेल्स टू गेट एनी रिप्लाई, तो जब 45 days खत्म हो जाएंगे वो टेक्निकली सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगा. बट दिस इज ओनली फॉर द फ्रॉड्स दैट आर अबव 1 crore rupees, ठीक है. 1 करोड़ से ज्यादा की अगर फ्रॉड है तो उस केस में जाके आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना है, बिना मतलब से नहीं बोलना, राइट. एंड द रिपोर्ट शैल बी सेंट टू द सेक्रेटरी MCA इन अ सील्ड कवर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू और बाय स्पीड पोस्ट फॉलोइंग एन ईमेल इन कंफर्मेशन ऑफ द सेम. इंपॉर्टेंट, राइट. रिपोर्ट शैल बी ऑन द लेटर हेड ऑफ द ऑडिटर, जिसमें उसका पोस्टल एड्रेस रहे, ईमेल रहे, मोबाइल नंबर रहे. ADT 4 में रिपोर्ट बनती है. इन केस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेसर अमाउंट, ठीक है, जो हमने 1 crore से कम की अमाउंट है, तो 2 दिन के अंदर आपने
बोर्ड को बता देना है, बोर्ड को या ऑडिट कमेटी को ही बता दो अगर 1 करोड़ से कम की अमाउंट है। नेचर ऑफ फ्रॉड बता दो विद डिस्क्रिप्शन, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व बता दो, पार्टीज इन्वॉल्व बता दो। द फ्रॉड रिपोर्टेड टू ऑडिट कमेटी और बोर्ड इट शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द बोर्ड्स रिपोर्ट में बताना पड़ता है, अगेन विद द नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व, रिमेडियल एक्शंस एंड द प्रोविजंस। कॉस्ट ऑडिटर और सेक्रेटरी ऑडिट पर ये ऑडिटर पे ये सेम प्रोविजंस लगते हैं, ये बात आप याद रखना, राइट। पेनल्टीज कितनी पड़ती, अगर ऑडिटर नहीं करता तो पेनल्टी लिस्टेड कंपनी में 5 लाख और अदर कंपनी में 1 लाख, बिकॉज ये माना जाता है कि भाई आप जो हो आप यू आर ऑडिटिंग इट प्रॉपरली, ठीक है। तो फ्रॉड नहीं ऑडिट करके बता रहे हो तो फिर कौन बताएगा, तो ये आपकी पेनल्टी है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, कॉस्ट ऑडिट करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, बिल्कुल एवरी फाइनेंशियल ईयर यू हैव टू शैल अपॉइंट अ कॉस्ट ऑडिटर। ही shall submit a certificate that individual or firm, as the case may be, he is eligible, not disqualified, satisfies the criteria under 141, proposed appointment is within the limits, list of proceedings and everything is there, CRA 2 file करना है, right। Then every cost auditor who conducts an audit of cost records shall submit the audit report in CRA 3, right। The cost auditor shall forward the duly signed report to the board of directors within 180 days from the closure of the financial year, ये CRA 3 जो है। Every company within period of 30 days सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्निश करनी पड़ती है इन CRA 4। कंपनीज हु गेट एक्सटेंशन फॉर होल्डिंग द AGMs तो मे फाइल CRA 4 एक्सटेंडेड पीरियड के हिसाब से वो कर सकती है, ठीक है। रिमूवल ऑफ कॉस्ट ऑडिटर या कैजुअल वैकेंसी, दे मे बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ कॉस्ट, गिविंग देम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। CRA 2 फाइल करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉर इंटीमेटिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर कॉस्ट ऑडिटर, राइट। अप्रूवल ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स, दे इंक्लूडिंग अदर शैल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एज दे आर साइन्ड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड, राइट। उसके बाद आता है सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट सेज दैट इट्स अ कंप्लायंस ऑडिट। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, किस किसने बेसिकली कराना है सेक्रेटरियल ऑडिट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 crore or more, every public company having a turnover of 250 crore or more, every company having outstanding loans or borrowings from banks, financial statements of 100 crores or more, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट बनती है MR 3 में, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या होता है, वही कंप्लायंस बताना, कंडक्टिंग सेक्रेटरियल ऑडिट बताना कि हाँ भाई ठीक से कंपनी चल रही है नहीं चल रही है, रिपोर्ट बनती है MR 3 में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू चेक एंड रिपोर्ट ऑन कंप्लायंसेस ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, point out the non-compliances and adequate compliances, to protect the interest of various stakeholders and to avoid any unwarranted legal actions or penalties and all. Need क्या है, of course, for effective mechanism, providing a level of confidence to directors and KMP. Directors can concentrate on important business matters as secretarial auditor तो अपना देख ही रहा है, strengthen the image and goodwill of the company. It's an effective governance and compliance risk tool. It helps the investor in analyzing the compliance level, right? Appointment of secretarial auditor, of course, it's required to be appointed by means of resolution at the board meeting, right? उसके बाद आता है इंटरनल ऑडिट। क्लासेस रिक्वायरिंग एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी अनलिस्टेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 crores और मोर, टर्नओवर ऑफ 200 crore और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सीडिंग 100 crore और मोर, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स ऑफ 25 crore और मोर, एंड एवरी प्राइवेट कंपनी टर्नओवर ऑफ 200 crore और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग्स 100 crore और मोर। ये याद कर देना है, इन सबको इंटरनल ऑडिट भी कराना पड़ता है, राइट। एंड हु कैन बी द इंटरनल ऑडिटर, अ CA, अ कॉस्ट अकाउंटेंट or such other professional as may be decided by the board. So here we end all the topics. मैंने कोशिश की है सब कुछ कवर कर सकूँ, more or less all the important topics are covered for part A. बाकी सारे topics already हो चुके हैं. I'll leave the links to the same in the description box below. I hope this video helps. All the best for company law paper. डरना नहीं है, घबराना नहीं है, conceptually आंसर करना है, ध्यान से पढ़ के आंसर करना है. You can do it. All the best once again. I'll see you again with another video super soon on this channel. Till then, stay happy, stay blessed, and keep your preparations going. Bye bye.